सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेक बाउंसेस केसेस में एक जजमेंट पारित की सितंबर 2025 को। मुझे लगता है ये जजमेंट आप तमाम लोगों पर काम आने वाली है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं, जो लोग लीगल प्रैक्टिस करते हैं और वो लोग जो चेक में अपना लेन देन करते हैं, और इसके अलावा जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को समझना होगा ये चेक बाउंस के केसेस कैसे होते हैं। आज मैं संजय कुमार एडवोकेट आप लोगों के साथ इस डिस्कस में शामिल होने जा रहा हूं इस नई जजमेंट के माध्यम से। चेक बाउंसेस के ये केसेस ऐसे होते हैं, यदि एक्स ने वाई को कुछ पैसा दिया और वाई ने उस पैसे को रिटर्न करने के लिए कहा कि मैं इस ड्यूरेशन के दौरान आपको ये पैसा वापस कर दूंगा, इसके बदले में आपको मैं एक पीडीसी देता हूं, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक आपको मैं देता हूं। यदि मैंने 6 महीने के अंदर, लेटर से 6 मंथ और 8 महीने के अंदर आपको पैसा लौटाया नहीं, तो आप पीडीसी जो है वो बैंक में दे सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। यदि वो चेक बाउंस हो जाता है तो कंप्लेनेंट इसमें कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। परंतु कोर्ट में केस फाइल करने के लिए एक कानून की जरूरत होती है जिसको कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, जिसकी कुछ शर्तें होती है कंप्लेंट फाइल करने से पहले और उनको फाइल करना पड़ता है। इस केस में क्या होता है, जो केस कावेरी प्लास्टिक महबूब बाबा बदरुद्दीन नूरोली है, जिसकी जजमेंट 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पारित की। इसमें जो कंप्लेनेंट होता है वह जो होता है वो कावेरी प्लास्टिक होता है, शिकायतकर्ता होता है, और इसमें जो आरोपी होता है यानी कि अक्यूज पर्सन है वो एमबी बदरुद्दीन नरूल होता है, और जिसको 1 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो कंप्लेनेंट को देना होता है। परंतु कंप्लेनेंट इसमें क्या करता है, कंप्लेनेंट को 1 करोड़ रुपए उससे लेना होता है, और कंप्लेनेंट इसमें एक नोटिस जारी करता है और कहता है कि मुझे आपसे 2 करोड़ रुपए लेना है, और इस नोटिस के जरिए आप मुझे 2 करोड़ जल्दी से जल्दी दे दीजिए। परंतु जब वो चेक बैंक में डालता है तो उसका अमाउंट जो होता है वो 1 करोड़ का होता है, यानी कि चेक और उस नोटिस का जो अमाउंट है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। मैजिस्ट्रेट, दिल्ली की एक अदालत का मैजिस्ट्रेट इसमें नोटिस जारी करते हैं और कहते हैं कि आपको इतनी तारीख को मिस्टर महबूब बाबा इस कोर्ट में अपीयर होना है। महबूब बाबा एज ए अक्यूज उस कोर्ट में अपीयर होते हैं और कहते हैं कि मेरी इतनी देनदारी कावेरी प्लास्टिक को नहीं है, मेरी जो देनदारी है वो कम की है और मैं देने के लिए तैयार हूं। परंतु जो इसके आधार पर मैं कह सकता हूं एक फ्रिवलेस कंप्लेंट है, मैंने उसकी कोई भी देनदारी 2 करोड़ रुपए की नहीं देनी है, और एक एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे इस झूठी कंप्लेंट फाइल जो की हुई है कंप्लेनेंट ने, इससे जो है मुझे बाहर निकाला जाए या मुझे इससे डिस्चार्ज किया जाए। परंतु मैजिस्ट्रेट इसमें डिस्चार्ज नहीं करता है और तुरंत इसमें एक नोटिस अंडर सेक्शन 251 एनआई एक्ट में फ्रेम कर देता है और कहता है कि आपको अब तो ये केस आपके खिलाफ चलेगा। उसके उपरांत जो अक्यूज पर्सन है यानी कि महबूब बाबा है, वो हाई कोर्ट में जाते हैं और सेक्शन 482 सीआरपीसी और आज का बीएन सेक्शन 528 यानी 528 बीएनएस के माध्यम से एक क्वेश्चन फाइल करते हैं और हाई कोर्ट को बताते हैं कि जो कंप्लेनेंट है केवी यानी कावेरी प्लास्टिक, उसने मेरे खिलाफ 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 138 के तहत जो है वो एक झूठी कंप्लेंट फाइल की हुई है, क्योंकि नोटिस में ये कुछ एक अलग पैसा मांग रहा है और जो चेक अमाउंट है वो अलग है। नोटिस में मुझसे ये 2 करोड़ मांग रहा है और जो चेक अमाउंट है उसमें मुझसे ये 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो दोनों में विरोधाभास है और कॉन्ट्रेरी है। तो आप इसके आधार पर इस कंप्लेंट को निरस्त कीजिए, क्वैश कीजिए। हाई कोर्ट उस कंप्लेंट को, उस क्रिमिनल कंप्लेंट को जो कंप्लेनेंट ने यानी कावेरी प्लास्टिक ने मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की होती है, उसको क्वैश कर देता है। अल्टीमेटली अब इसमें कंप्लेनेंट यानी कावेरी प्लास्टिक
हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखती है और बरकरार रखते हुए कहती है कि यदि किसी ने नोटिस में जो डिमांड की है वो अमाउंट अलग है और जो चेक अमाउंट है जिसको कंप्लेनेंट ने जिसके आधार पर कंप्लेंट ने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल की है वो अलग है, तो आपका केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 में बिल्कुल नहीं बनता है। आपका ये केस यहीं समाप्त हो जाता है और आपको आज के बाद इनकी कोई आपके ऊपर देनदारी नहीं है 2 करोड़ रुपए की। अंततः कंप्लेनेंट का वकील इसमें कहता है, जो एज ए पटिशनर एसएलपी में स्पेशली पटिशनर सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होता है, वो कहता है कि इट माइट बी ए टाइपोग्राफिकल एरर, शायद ये टाइपोग्राफिकल एरर हो गया हुआ है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई इस तरह की प्ली नहीं ली जा सकती कि ये कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है, इसको टाइपोग्राफिकल एरर नहीं माना जाता है। कानून अगर आपको इसमें कुछ बचाव करना है तो आपको कुछ सब्सटेंशियल, कुछ ठोस प्रस्तुत करना होगा, यानी कि ये केस अब नहीं चलेगा और कावेरी प्लास्टिक की जो मंशा थी 2 करोड़ निकलवाने की वो अब पूरी नहीं होगी इस केस में। यदि आपके ऊपर भी इस तरह का कोई झूठा आरोप कोई लगाता है और एनआई एक्ट में आपके खिलाफ कोई चेक बाउंसिंग का केस डालता है तो आप भी इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। अंततः यह पता चलता है कि जो कोर्ट की एक प्रक्रिया है महज एक औपचारिकता नहीं है, आपको कानून की वो सब शर्तें पास करनी पड़ती है यदि आप अपनी कंप्लेंट को जो है वो जीतना चाहते हो, अपने केस को जीतना चाहते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके ये काम आने वाला होगा। इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक बाउंसेस से रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को एक SMS आप दे सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।